नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जीक्यूशन पार्ट 3। आज एग्जीक्यूशन पार्ट 3 में चर्चा करेंगे सेक्शन नंबर 47 सीपीसी, जो ये डिस्कस करता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें एग्जीक्यूटिंग कोड डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोड। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन मिल चुकी है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को मिलने के बाद उसको रजिस्टर करने के बाद सुनवाई स्टार्ट हो रही है। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने जो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो डिग्री जिसके एग्जीक्यूशन के लिए वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रूप में काम कर रही है, क्या उस डिग्री की वैलिडिटी वो चेक कर सकते हैं? क्या उसकी ऑथेंटिसिटी को वो चेक कर सकते हैं? क्या डिग्री के करेक्टनेस को वो देख सकते हैं? तो इसका आंसर है इन तीनों ही प्रश्नों का नहीं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रूप में डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर सकते, ये चेक नहीं कर सकते कि आखिर इस डिग्री के पीछे का रीजन क्या है। फिर आखिर प्रश्न उठेगा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन से प्रश्नों का निर्धारण करेंगे। तो सेक्शन नंबर 47 एक चीप और एक्सपीडियस रेमेडी उपलब्ध कराता है कि रेमेडी अवेलेबल कराता है किनको? जो भी उस डिग्री के एग्जीक्यूशन की पार्टीज। और सेक्शन 47 कहता है, सीधे सीधे सेक्शन 47 ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड यूज किया गया है एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। संपूर्ण उन्हीं का, केवल उनको ही ये क्षेत्राधिकार होगा जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। किस संदर्भ में? in respect of all matters related to execution of degree, discharge of degree और satisfaction of degree। तीन चीजों से रिलेटेड, डिग्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिग्री के डिस्चार्ज से रिलेटेड और डिग्री के सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड सारे प्रश्नों को निर्धारित करने का विशेष क्षेत्राधिकार अगर किसी को दिया गया है तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को दिया गया है। आगे इसमें कहता है एराइजिंग बिटवीन, ये प्रश्न किनके बीच में खड़े होने चाहिए? ये प्रश्न खड़े होने चाहिए एराइजिंग बिटवीन द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर सेक्शन 47 को हम तोड़ करके समझें तो ये बात निकल के आती है कि जो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ रही हैं, वह उस मुकदमे की पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ऐसे सारे प्रश्न उठने वाले, ऐसे सारे प्रश्नों को जो कि डिग्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होंगे, जो डिग्री के सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होंगे, जो उस एग्जीक्यूशन में पार्टीज के डिस्चार्ज से रिलेटेड होंगे, उन सारे प्रश्नों का निर्धारण एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर सकती हैं, वो करेंगी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्शन 47 बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि ऐसे प्रश्न जो कि डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं और पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में खड़े हो गए हैं, उनके लिए फिर से आप दूसरा सिविल मुकदमा न करें, फिर से दूसरा मुकदमे का प्रोसेस न चलाएं। इन सारे प्रश्नों को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने रखिए। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फुल कॉम्पिटेंट है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जिससे पार्टीज को एक एक रेमेडी अवेलेबल हो जाएगी एक्सपीडियस तरीके से, और ये बड़ी चीप तरीके से, बहुत सस्ती प्रक्रिया रहेगी। इस पूरे प्रोसेस को, सेक्शन 47 को चैलेंज किया गया गंगाबाई वर्सेस गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में। गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में इस सेक्शन 47 के अंदर जो प्रोसेस बताया गया है, इसको आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में 1974 में यह हेल्ड किया कि सेक्शन 47 सीपीसी इज नॉट अल्ट्रा वायरस अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सेक्शन 47 जो ये प्रोसेस की बात कर रहा है, प्रश्नों से संबंधित डिग्री के एग्जीक्यूशन को लेकर, डिग्री के सेटिस्फैक्शन को लेकर और पार्टीज के डिस्चार्ज को लेकर के, इन प्रश्नों को निर्धारित करने में जो प्रक्रिया सेक्शन 47 बता रही है, यह आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेशन में नहीं आती।
अब प्रश्न उठेगा कि सेक्शन 47 के एप्लीकेशन के लिए कौन सी दो शर्तों को पूरा करना है। तो देखिए, सेक्शन 47 को जब आप बेयर रीड करते हैं तो वहां साफ निकल के आता है ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू को थोड़ा बाद में रखिए, इसको उल्टा करके पढ़िए, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विच आर रिलेटेड टू satisfaction of degree, discharge of degree or execution of degree. To entertain, to resolve all these questions, executing court have capacity and power. तो दो इंग्रेडिएंट आपको पूरे करने होंगे सेक्शन 47 का सहारा लेने के लिए। पहला कि जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो प्रश्न पार्टीज के बीच में खड़े हों, और या वो प्रश्न जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में खड़े होने चाहिए। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है द क्वेश्चंस मस्ट बी, फर्स्ट जो आपका एसेंशियल है वो क्या है, द क्वेश्चन मस्ट बी arising between the parties। अब यहां इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझाना होगा आपको अपने आंसर में कि पार्टीज किसे कह रहे हैं, पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to the suit in which degree is passed। ध्यान दीजिए, इन दो बातों को, इन दो जहां अंडरलाइन मैंने किया इसको आपको डिटेल करना पड़ेगा कि पार्टीज किसे कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स में कौन कौन लोग आते हैं। पहला जो शर्त है वो है कि जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो उस मुकदमे के पक्षकारों के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उनके प्रतिनिधियों के बीच में उठने चाहिए जिस मुकदमे में डिग्री इशू की गई है। अब इस बात को सबसे पहला प्रश्न आएगा कि पार्टीज किसे कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो पार्टीज टू द सूट की हम बात कर रहे हैं वो डी फैक्टो पार्टीज की बात नहीं हो रही। मुकदमे में मान लीजिए रमेश वर्सेस श्याम का मुकदमा है तो सिर्फ ये मत मान के जाइएगा कि रमेश और श्याम ही उस मुकदमे की पार्टी है। हमें डी फैक्टो पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। यहां हम जिस पार्टीज की बात कर रहे हैं, यहां पार्टी से मतलब है वे लोग जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के विरोध में हैं। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति आपस में डिफेंडेंट्स ही हों, वो को डिफेंडेंट्स हों, वो को प्लांटिफ हों, लेकिन उनके इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। तो अगर उनके इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं तो ऐसे लोग भी पार्टीज के रूप में सेक्शन 47 में माने जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, चार भाइयों के बीच में पार्टीशन का सूट है। मान लेते हैं कि पिता ने ही पार्टीशन सूट फाइल किया हुआ है चारों भाइयों को, ताकि कोई विवाद ना हो फ्यूचर में, वो न्यायालय के जरिए पार्टीशन चाहते हैं। अब यहां चारों भाई को डिफेंडेंट हैं, लेकिन चारों भाइयों के शेयर का जो इंटरेस्ट होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, वो एक दूसरे के विरोध में है। तो यहां अगर कोई प्रश्न इन चारों भाइयों के बीच में खड़े होते हैं तो भले वो एक ही साइड में, डिफेंडेंट के ही साइड में दिखाई देते हो, उन प्रश्नों को भी हम ये मानेंगे सेक्शन 47 में कि वो पार्टीज के बीच में खड़े हुए हैं। दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द यूज किया गया है, फ्रेज यूज किया गया है, क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द सूट। ये नहीं डिफाइन किया गया है कि देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द डिग्री। मतलब हमें मुख्यतः क्या पकड़ना है, मुकदमे में जिसमें डिग्री दी गई है
उसमें अगर वो पार्टीज थे, अगर उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके बीच में उठने वाले सारे प्रश्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करेगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको पकड़ना किसको है, सूट की पार्टीज को। डिग्री पर मत देखिएगा कि डिग्री किसके फेवर में दी गई है, डिग्री किसके अगेंस्ट में दी गई है, डिग्री में किसका किसका जिक्र आया है, इन बातों को नहीं देखना है। और समझिए, अगर मैंने जैसे आपको कहा कि पार्टीज हम वहां उन्हें मानेंगे जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के विरोधी होंगे। अगर दो लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के विरोधी नहीं है तो उन्हें हम सेक्शन 47 में पार्टीज के रूप में नहीं मानेंगे। आगे आइए, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या। अभी तक हम ये समझते आए हैं या मानते ही आए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स के मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन जब हम आप सेक्शन 47 में रिप्रेजेंटेटिव की चर्चा करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव से यहां मतलब वो चाहे वो डिग्री होल्डर हो या जजमेंट डेबिटर हो, उनके हेयर्स भी आएंगे, उनके असाइनीज भी आएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे, उनके एग्जीक्यूटर्स भी आएंगे। सेक्शन 50 का यह कहना है कि वो सारे लोग जो कि या तो डिग्री होल्डर के साइड से या जजमेंट डेबिटर के साइड से, उनमें से किसी से भी जिनको भी इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव वो बन रहे हैं, जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे लोगों को हम रिप्रेजेंटेटिव शब्द में शामिल कर लेंगे। तो इन दोनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझिए। पार्टीज का मतलब किन्हें, पार्टीज का मतलब मुकदमे की पार्टी, डिग्री की पार्टी नहीं। और पार्टी का मतलब वो पक्षकार जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के विरोध में है, एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट है उनका। अगर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट नहीं है तो वो पार्टीज फ्रेज के इंटरप्रिटेशन में नहीं आएंगे। और दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव मींस नॉट ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इंक्लूड्स देयर हेयर्स, executors, administrators under the purview of a representative। अब आगे आइए, प्रश्न आपके दिमाग में यह उठेगा कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि X जो है वो Y का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। पार्टी तो समझ गए, पार्टी तो जब आप मुकदमे को देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऐसे पक्षकार हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरे पक्षकारों के विरोध में है। इस प्रश्न को आप निर्धारित कर लेंगे आसानी से। लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बारी आएगी कि क्या अमुक आदमी रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट बताया गया है, तो इसके लिए टेस्ट बताया गया है। क्या है वो टेस्ट? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, सेक्शन 47 के लिए इसको आप ऐसे समझिए कि वेदर एनी पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, whether any portion of interest, किसके इंटरेस्ट, either of डिग्री होल्डर और ऑफ जजमेंट डेबिटर, डिग्री होल्डर के इंटरेस्ट या जजमेंट डेबिटर के इंटरेस्ट हैज बीन वेस्टेड इन सच पर्सन either by the act of parties or by the operation of law, if the answer is yes, then such person will be treated as representative। समझिए, कोई व्यक्ति डिग्री होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, कोई व्यक्ति जजमेंट डेबिटर का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, इसको पकड़ने का फॉर्मूला बहुत आसान है कि क्या डिग्री होल्डर के साइड से या जजमेंट डेबिटर के साइड से एक्ट ऑफ पार्टी, मतलब इन पक्षकारों ने खुद या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, न्यायालय के आदेश से, क्या किसी दूसरे व्यक्ति में डिग्री होल्डर या जजमेंट डेबिटर के जो राइट्स हैं, जो इंटरेस्ट है, उसके किसी पोर्शन को वेस्ट किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति में डिग्री होल्डर या जजमेंट डेबिटर के इंटरेस्ट का कोई पोर्शन वेस्ट किया गया है, तो वो व्यक्ति जिसमें वो इंटरेस्ट वेस्ट हुए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव की डिफिनीशन में माना जाएगा। इससे क्या बदल जाएगा, अब इससे समझिए। जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के कैपेसिटी में आ गया, मान लीजिए कि वो जजमेंट डेबिटर का रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ गए, तो
तो वो व्यक्ति उस डिग्री में वो सीमा तक लायबल होंगे, उस सीमा तक वो डिग्री उनके ऊपर भी लागू होगी जिस सीमा तक इंटरेस्ट उनमें वेस्ट हो रहा। यही बात डिग्री होल्डर से भी जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके ऊपर लागू होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहां तक वो इंटरेस्ट कैरी करेंगे वहां तक वो उस डिग्री में राइट और लायबिलिटी भी कैरी करेंगे। तो पहली जो इंग्रेडिएंट है सेक्शन 47 के लागू होने के लिए वो ये है कि प्रश्न जो खड़े होने चाहिए वो पार्टीज के बीच में खड़े होने चाहिए। पार्टीज का मतलब वे लोग जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के कंपटीशन में हैं। अगर कंपटीशन नहीं है इंटरेस्ट का तो वो पार्टीज नहीं माने जाएंगे। डी फैक्टो पार्टीज को मत देख के चलिएगा। या वो प्रश्न रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में खड़े होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स में हेयर भी आएंगे, एग्जीक्यूटर्स भी आएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे। आप कैसे पकड़ेंगे कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं? आइदर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इफ any portion of interest of degree holder or judgment debtor has been vested in somebody else, then such somebody will be treated as representative of either judgment debtor or degree holder. अब आते हैं इंग्रेडिएंट नंबर सेकंड पर कि दूसरी इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 47 के अप्लाई करने के। दूसरी इंग्रेडिएंट है कि ये जो प्रश्न उपस्थित होने चाहिए, ये जो प्रश्न उठने चाहिए, ये प्रश्न तीन संदर्भों से रिलेटेड होने चाहिए, तीन चीजों से संबंधित होने चाहिए। किन किन चीजों से? नंबर एक, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को लेकर के प्रश्न हो। नंबर सेकेंड, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री को लेकर के प्रश्न हो। नंबर थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ डिग्री को लेकर अगर प्रश्न उठे हैं। इन तीन प्रश्नों में से अगर कोई किसी तरीके के प्रश्न इन तीन कैटेगरी में आते हैं तो उन प्रश्नों का निर्धारण एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। क्वेश्चंस मस्ट रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, satisfaction of degree, and किस चीज से रिलेटेड? डिस्चार्ज ऑफ डिग्री। अगर इसको शॉर्ट में कहें ईएसडी, यहां पर पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स को दिमाग में रखिए, यहां ईएसडी को दिमाग में रखिए। ई से एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एस से सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, डी से डिस्चार्ज ऑफ डिग्री। अब प्रश्न उठेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हम ये कहेंगे कि वो ईएसडी की डिफिनीशन में आते हैं। अब यहां पर कोर्ट्स ने कुछ प्रश्नों को बता रखा, जैसे क्या ये डिग्री एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण सेक्शन 47 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेंगी। कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं डिग्री होल्डर का या जजमेंट डेब्टर का, इस प्रश्न का निर्धारण भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। क्या डिग्री फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुकी है, यह प्रश्न भी ईएसडी में माना जाएगा। क्या जो ऑक्शन परचेजर को प्रॉपर्टी बेची गई है उसके सेट असाइड करने का जो एप्लीकेशन आई है, क्या वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, यह प्रश्न भी ईएसडी की डिफिनीशन में आएंगे। प्रश्न उठेगा प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो प्रश्न उठेंगे वो सेक्शन 47 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करेगी। अब एक विशेष सवाल की ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं। यह प्रश्न हाई कोर्ट्स के बीच में काफी दिनों तक विवाद का विषय बना रहा कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिग्री के एग्जीक्यूशन में किसी प्रॉपर्टी को सेल करवाया, प्रॉपर्टी को उन्होंने सीज किया और उसके बाद उसका सेल किया, ऑक्शन सेल हुआ। ऑक्शन परचेजर को जो
डिलीवरी ऑफ पोजीशन दिया जा रहा है प्रॉपर्टी का, इस प्रश्न का निर्धारण क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? सेल के मुद्दे में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्शन परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्शन परचेजर को डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न बहुत दिनों तक हाई कोर्ट्स के सामने विवाद का विषय बने रहे। कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कैपेसिटी में आते हैं ये प्रश्न, कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि ये प्रश्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएगी। विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे और केस आई हरमंद राय वर्सेस देवी दत्त की। इन केस ऑफ हरमंद राय वर्सेस देवी दत्त। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का पॉजिटिव आंसर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने करना क्या चाहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरमंद राय वर्सेस देवी दत्त के मुकदमे में कि अगर किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉपर्टी सेल की गई है तो ऑक्शन परचेजर को डिलीवरी ऑफ पोजीशन देने से संबंधित भी जो प्रश्न होंगे वो उस डिग्री के एग्जीक्यूशन, सेटिस्फैक्शन और डिस्चार्ज से ही रिलेटेड होंगे और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उन्हें भी डिटरमाइन करेगी। इस विवाद को 1976 में अमेंडमेंट के जरिए पूरी तरह से सुलझा दिया गया। 1976 में सीपीसी में अमेंडमेंट करके सेक्शन 47 में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जोड़ी गई। इस एक्सप्लेनेशन का यह कहना है all such questions which are related to the delivery of possession of property to a auction purchaser at sale in execution of a degree shall be deemed to questions relating to satisfaction, discharge and execution of degree। 1976 में अमेंडमेंट करके जो ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई उसने मामले को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। यहां यह कहा गया एक्सप्लेनेशन में कि वो सारे सवाल जो किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में, किसी प्रॉपर्टी के सेल में ऑक्शन परचेजर को डिलीवरी ऑफ पोजीशन से रिलेटेड होंगे, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे, उन्हें हम ये मान के चलेंगे, हम डीम्ड करके चलेंगे, प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो प्रश्न भी ईएसडी की कैटेगरी में आते हैं। तो जब कोई प्रश्न ईएसडी की कैटेगरी में आ जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से संबंधित हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री से रिलेटेड हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ डिग्री से रिलेटेड हो जाएगा, तो उन प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन मिल जाएगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब प्रश्न उठेगा कि क्या कुछ ऐसी भी लिस्ट है कि कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिन सवालों को ईएसडी की कैटेगरी में शामिल नहीं माना जाता? जी हां, जैसे अब मान लीजिए कि कोई पक्षकार, कोई पार्टी ये सवाल उठाए कि इस डिग्री की रीजनेबिलिटी क्या है। इस प्रश्न का निर्धारण सेक्शन 47 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ये जो डिग्री दी गई है ये कोलूसिव तो नहीं है? इस प्रश्न का निर्धारण भी सेक्शन 47 में ईसी नहीं कर पाएगी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चंस रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट। देखिए, जब डिग्री दी जाएगी तो मीन प्रॉफिट के प्रश्न को डिग्री देने वाला न्यायालय पूरी तरह से निपटा चुका होगा, पूरी तरह से फाइनल कर चुके हैं। तो अब अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट सही है, कम है, ज्यादा है, इन प्रश्नों को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं एंटरटेन कर पाएंगे। फिर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन अमॉन्ग जजमेंट डेबिटर्स। मान लीजिए एक से ज्यादा जजमेंट डेबिटर्स हैं, 4 जजमेंट डेबिटर्स के खिलाफ डिग्री हुई है, 5 लाख रुपए की डिग्री है, चारों लोगों को मिलकर 5 लाख रुपए देने हैं। अब वो आपस में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कौन कितने के लिए लायबल होगा। इन प्रश्नों को भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री या डिस्चार्ज ऑफ डिग्री से रिलेटेड नहीं। अब सेक्शन 47 में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन प्रश्नों को डिटरमाइन कर रही है
मान लीजिए कोर्ट ने पॉजिटिव या निगेटिव जो भी डिटर्मिनेशन दिया, क्या उसके खिलाफ अपील की जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये कि 1976 के पहले सेक्शन 47 में जिन भी प्रश्नों को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करती थी उन्हें हम डीम्ड डिग्री मानते थे। तो जब हम उन प्रश्नों के निर्धारण को डीम्ड डिग्री मानते थे तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी, जिसमें न्यायालय का बहुत सब्सटेंशियल समय नुकसान में जाता था। लेकिन 1976 में सीपीसी में जो मेजर अमेंडमेंट्स किए गए उसमें यह भी अमेंड हुआ कि अब सेक्शन 47 में जिन भी प्रश्नों का निर्धारण एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर रही है उन्हें हम डिग्री नहीं मानते। तो जब अब हम उन्हें डिग्री नहीं मानते तो उनके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। तो करंट सिचुएशन है कि सेक्शन 47 में जिन प्रश्नों का निर्धारण एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी उन निर्धारण के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकेंगे। क्या कोई और रेमेडी अवेलेबल है? जी हां, आप रिवीजन में अभी भी जा सकते हैं अगर सेक्शन नंबर 115 की शर्तें पूरी होती। तो इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी एग्जीक्यूशन पार्ट 3 में कि वो कौन से प्रश्न हैं जिनका निर्धारण एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर सकती है। सीपीसी लेक्चर सीरीज में अगला एग्जीक्यूशन का पार्ट 4 लेकर आपके सामने आऊंगा, अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेबिटर को। सेक्शन 51 में 6 तरीके बताए गए हैं किसी डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है जजमेंट डेबिटर को अरेस्ट कराने का, जजमेंट डेबिटर को सिविल डिटेंशन में रखने का। किन परिस्थितियों में अरेस्ट और डिटेंशन के ऑर्डर दिए जाएंगे, कितने दिनों तक जजमेंट डेबिटर मैक्सिमम डिटेन किया जा सकता है, इन सारी बातों को लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।